एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यह पूरे भारत में 55 जगह पर स्थापित है और एनटीपीसी का एक लोकेशन श्रीलंका और 2 लोकेशन बांग्लादेश में है, जिसे भारत से ही ऑपरेट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमारे कुछ व्यूअर यह जानते हैं कि मैं एक पावर प्लांट इंजीनियर हूं और अभी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में कार्यरत हूं। जैसा कि ये आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का काम है बिजली बनाना। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है और यह बिजली आपके घर तक कैसे पहुँचती है। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पानी, जिसे हम नदी से रो वाटर के रूप में स्टोर करते हैं। फिर स्टोर किए गए पानी को थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल में लाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को भेजते हैं, जहां रो वाटर को वर्टिकल पंप की मदद से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को भेजा जाता है, जहां पे छोटे छोटे टैंक बने होते हैं और यहां पर पानी में क्लोरीन और एलम मिलाया जाता है, ताकि पानी में जो भी गंदगी होते हैं या रेत के छोटे छोटे कण वो भारी होकर नीचे बैठ जाए। फिर अब इस पानी को भेजा जाएगा रेप्ड ग्रेविटी फिल्टर में, जो बची हुई अशुद्धियों को साफ करेगा। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पानी में बचे बैक्टीरिया, अलगी और दूसरे कई जर्म्स को खत्म किया जा सके। रेप्ड ग्रेविटी फिल्टर से निकलने के बाद हमें प्राप्त होता है एकदम स्वच्छ पानी, और अब इस साफ पानी को डीएम सप्लाई प्लांट में भेजा जाएगा, जहां हम इस पानी को डिमिनरलाइज करते हैं, यानी पानी में जो भी अम्लीय गुण है उसे यहाँ नष्ट किया जाएगा HCl और NaOH एसिड का इस्तेमाल करके। इसके बाद हमें यहाँ से प्राप्त होता है डिमिनरलाइज फिल्टर्ड क्लेरिफाइड वाटर, जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई में डाला जाता है, जहां से हम इसको इस्तेमाल के लिए पाइप के माध्यम से बॉयलर में भेजते हैं। दोस्तों, बॉयलर एक प्रकार का क्लोज वेसल्स होता है, जहां पानी को गर्म करके वेपर या स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए हमें सॉलिड ईंधन की आवश्यकता होती है। थर्मल पावर प्लांट में हम ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयले के कई प्रकार की टेस्टिंग और उसके स्वरूप को बदल कर के कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है, जिससे बॉयलर में आ रहा पानी गर्म होकर वेपर या स्टीम में परिवर्तित होता है। इस वेपर या स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन को घुमाने के बाद बचा हुआ स्टीम चला जाता है कंडेंसर में, और यह कंडेंसर जुड़ा होता है कूलिंग टावर से। कंडेंसर का काम होता है जो स्टीम है उसे फिर से वाटर में कन्वर्ट करके इस्तेमाल में लाना, और इस प्रोसेस को करने में हमारी मदद करता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गर्म पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है, जो गर्म पानी कंडेंसर के थ्रू आता है। कूलिंग टावर एक विशेष प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है, जहां गर्म पानी का संपर्क तेज हवा के साथ होता है। इस प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी बूंदें वाष्पित हो जाती है, जिससे पानी का तापमान कम हो जाता है। जो गर्म पानी कूलिंग टावर में आ रहे होते हैं उसे पंप की मदद से कूलिंग टावर के इनलेट में भेजा जाता है, जहाँ इस गर्म पानी को स्प्रे नोजल्स के जरिए फिल्स के ऊपर फैलाया जाता है। इस बौछार की वजह से पानी छोटे छोटे बूंद में बदल जाता है। कूलिंग टावर के टॉप पे पंखे लगे हुए होते हैं। ये जो आप को टब के आकार का दिख रहा है, उसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं, जो बाहर की हवा को खींचता है और वाष्पीकरण के बाद उस हवा को ऊपर से बाहर की ओर फेंक देता है। कूलिंग टावर के फेल्स में मुख्य ट्रांसफर एरिया होता है, जहां गर्म पानी ठंडा और शुष्क हवा से टकराती है, और अंत में यह पानी ठंडा होकर बेसन में एकत्र हो जाता है। बेसन में एकत्र हुए पानी को फिर सम पंप में भेजा जाता है, और वहां से इस पानी को फिर डीएम वाटर प्लांट में भेजा जाता है, और डीएम प्लांट से फिर बॉयलर में, फिर इस पानी को गर्म करके इसके स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है। दोस्तों, वाटर सर्कुलेशन का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अब जो मुख्य भाग थर्मल पावर प्लांट का है, जहां से बिजली बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, वो है दोस्तों टरबाइन, और यह टरबाइन कहलाता है HP टरबाइन, यानी हाई प्रेशर टरबाइन। यह टरबाइन 13 चरणों में बटा होता है, और स्टीम को फ्लो कराने के लिए हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बनी होती है, और हर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में 5 ब्लेड लगे होते हैं, ताकि टरबाइन को स्टीम स्मूथली घुमा सके। इसके लिए टरबाइन से जनरेटर तक 6 बियरिंग लगे होते हैं, और बियरिंग पर कई तरह के सेंसर लगे होते हैं। यह सेंसर रोटर और स्टेटर के कंपन को मापने के लिए लगे होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, रोटर और स्टेटर के बीच लगभग 6 मिलीमीटर का गैप होता है। रोटर जनरेटर का वह पार्ट है जो घूमता है, और इस
इसकी स्पीड की बात करें तो 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक होती है, जहां स्टेटर जनरेटर का वह पार्ट है जो स्थिर होता है। स्टेटर कॉपर कंडक्टर बार की वाइंडिंग से बना होता है, तो रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होता है। अब जो यहाँ पर जनरेटर का बेसिक फंक्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिकल पावर को टरबाइन शाफ्ट से इलेक्ट्रिकल पावर में बदलना, इसलिए इसे जनरेटर कहा जाता है। एक्चुअली टरबाइन जब रोटर को घुमाना शुरू करता है तब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है रोटर से जुड़े एक्साइटेशन सिस्टम के कारण, और जब रोटर को टरबाइन तेजी से घुमाने लगता है तब रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करने लगता है। जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ था एक्साइटेशन सिस्टम के कारण, जनरेटर में हुए इसी बदलाव के कारण स्टेटर के कॉपर वाइंडिंग में 3 फेज करंट उत्पन्न होता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पावर प्लांट में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें जनरेटर को आवश्यकता अनुसार 24 आवर चलाना होता है। और जनरेटर जो करंट 3 फेज के रूप में उत्पन्न करता है ये 15,000 से 20,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जिसे हम कॉपर बस बार से जीटी ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। ये जो बस डक्ट आपको दिख रहा है जीटी ट्रांसफार्मर यानी जनरेटर ट्रांसफार्मर, या आप इसे पावर ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, जिससे कनेक्टेड होता है। जहाँ जीटी ट्रांसफार्मर यानी जनरेटर ट्रांसफार्मर से आ रहे इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाकर 50,000 वोल्ट से 1,54,000 वोल्ट तक बढ़ाकर स्विच यार्ड में ट्रांसमिट कर देता है। दोस्तों, यह जनरेटर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है आइए पहले ये जानते हैं। दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में बोले तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का अस्थिर उपकरण है जिसमें किसी प्रकार की कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होती है, जिसका काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, यानी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। यह ट्रांसफार्मर की संरचना पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर की संरचना मूल रूप में 2 इंडक्टिव वाइंडिंग और एक लेमिनेटेड किया गया स्टील कोर होता है। कॉइल एक दूसरे के साथ साथ स्टील कोर से भी इंसुलेटेड होते हैं। दोस्तों, ये जो पावर ट्रांसफार्मर का कंटेनर आपको दिख रहा है, इसी में वाइंडिंग और कोर को असेंबल किया जाता है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। इसी टैंक में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को नैपथिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को ओवरहीटिंग और ट्रांसफार्मर में आग ना लगे, इससे बचाया जा सके और बुशिंग को ठंडा रखा जा सके। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर के रेडिएटर है जो ऑयल टैंक से जुड़ा होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो जो टैंक में ऑयल होते हैं वो गर्म होकर मूव करते हुए ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में आते हैं, जहाँ इसे फैला दिया जाता है और फिर ऑयल ठंडा होकर वापस टैंक में चला जाता है। ये जो बड़े बड़े पंखे रेडिएटर के नीचे आपको दिख रहे हैं वो रेडिएटर में जो ऑयल मूव कर रहा होता है उसे ठंडा करने के लिए लगाए गए हैं। और फास्ट लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पर पंप का भी उपयोग किया जाता है जो हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में बेलनाकार वाइंडिंग्स की जाती है। कोर के लिम्स पे जो बेलनाकार वाइंडिंग की जाती है जिसमें प्रत्येक परत को एक दूसरे से अलग रखा जाता है, जिसमें कागज, कपड़ा या इंसुलेशन के लिए अब्रक जैसी मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है। निम्न वोल्टेज वाइंडिंग्स को लिम्स के नजदीक रखा जाता है ताकि उन्हें इंसुलेट करना आसान होता है। दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का आकार आयताकार होता है जिसमें 3 लिम्स होते हैं, जिसके बीच वाले लिम्ब पे वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, हमारा ये जो जनरेटर ट्रांसफार्मर है इसमें कोर टाइप की वाइंडिंग होती है और इस ट्रांसफार्मर में आपको LT और HT वाइंडिंग सेपरेट देखने को मिलेगी। इस पावर ट्रांसफार्मर के अंदर 3 HT वाइंडिंग और 3 LT वाइंडिंग अलग अलग लिंब पे वाउंड किया जाता है, तो वहीं छोटे ट्रांसफार्मर में आपको एक ही वाइंडिंग में LT और HT वाइंडिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, उपयोग के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज को इंक्रीज कराने के लिए किया जाता है, तो वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज को डिक्रीज कराने के लिए किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर यानी जो जनरेटर ट्रांसफार्मर है जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और यह 3 फेज सप्लाई देता है। दोस्तों, इस पावर प्लांट में 2 यूनिट एक्टिव है, यानी 2 जनरेटर हैं, इसलिए आप यहाँ 2 GT ट्रांसफार्मर देख सकते हैं
और जीटी ट्रांसफार्मर के बगल में जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है वो स्टेशन ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ प्रत्येक जीटी ट्रांसफार्मर के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर को भी कनेक्ट किया गया है ताकि जनरेटर से आ रहे उच्च वोल्टेज को रेगुलेट करके जीटी ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और जीटी ट्रांसफार्मर यानी जनरेटर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए पावर प्लांट में इंजीनियर जीटी ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट रोज करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के हेल्थ के बारे में जान सके और कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से पहले ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके। दोस्तों ये 5 प्रमुख डिवाइस है जिसका रेगुलर चेकअप किया जाता है, जैसे कि पहला है बुकोल्ज गैस रिले। बुकोल्ज रिले एक प्रकार का तेल और गैस सक्रिय सुरक्षा रिले है। बुकोल्ज रिले का उद्देश्य ट्रांसफार्मर में होने वाले विभिन्न दोष जैसे कि शॉर्ट सर्किट, इंटर टर्न कोर आदि से ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान कराना है, इसलिए बुकोल्ज रिले की जांच रेगुलरली किया जाता है। दूसरा है ऑयल लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस। दोस्तों इस डिवाइस में ट्रांसफार्मर में जो ऑयल कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें तेल के स्तर को देखने के लिए एक मॉनिटरिंग डिवाइस लगी होती है, जिसको देखकर ट्रांसफार्मर के टैंक के अधिकतम और न्यूनतम तेल स्तर पर निगरानी रखते हैं। तीसरा है वाइंडिंग थर्मामीटर। इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के टैंक में वाइंडिंग में फ्लो कर रहे करंट के कारण गर्म हो रहे तेल का टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। और चौथा है पीआरडी यानी प्रेशर रिले डिवाइस। दोस्तों इसका काम है ट्रांसफार्मर टैंक में वाइंडिंग के ज्यादा गर्म होने पर या फिर ट्रांसफार्मर के भीतर गंभीर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आने पर प्रेशर रिले डिवाइस ट्रांसफार्मर की अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है। चूँकि पीआरडी को ट्रांसफार्मर टैंक के भीतर दबाव कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों पांचवा और अंतिम डिवाइस है ब्रीदर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग हवा से नमी को फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रीदर के अंदर जो आपको ब्लू कलर का मटेरियल दिख रहा है वो है सिलिका जेल, जो हवा से नमी को अवशोषित करता है। दोस्तों ये बात हो गई ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उसके प्रोटेक्शन को लेकर। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से स्टेप अप करके स्विच यार्ड में भेजा गया है। दोस्तों स्विच यार्ड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ने वाला एक जंक्शन है। आसान भाषा में बोला जाए तो आपके टाउन, सिटी या विलेज में जिस पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आता है, ऐसे कई पावर ग्रिड को यहाँ से एक साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया जा सकता किसी भी उपकरण में, इसलिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं उसका तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं लोड स्थिर नहीं होता, इसलिए हम आवश्यकता के अनुसार बिजली उत्पन्न करते हैं। बिजली को पावर ट्रांसफार्मर से स्विच यार्ड में लाने और स्विच यार्ड से बिजली को बाहर भेजने में कई सारे उपकरण लगे आपको यहाँ दिख रहा होगा। दोस्तों सबसे पहला और इम्पोर्टेंट उपकरण है बस बार, जो जनरेटर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू स्विच यार्ड से इलेक्ट्रिसिटी आती है। दोस्तों बस बार जनरली हाई कंडक्टिव एल्युमिनियम वायर होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन कनेक्शन के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ एनटीपीसी में 2 बस बार है, बस 1 और बस 2, जिसका नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ 2 यूनिट एक्टिव है। दोस्तों और यहाँ एक ट्रांसफर बस भी है जो स्टेशन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है। दोस्तों स्विच यार्ड से एक आउटगोइंग लाइन निकलती है जो स्टेशन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होती है और स्टेशन ट्रांसफार्मर स्विच यार्ड से आ रहे वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यानी वोल्टेज को घटाकर स्विच गियर में भेजता है। पावर प्लांट में यहाँ स्विच गियर का प्रयोग ग्रिड के रूप में किया जाता है। यहाँ से पूरे पावर प्लांट के विद्युत उपकरणों को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है और सभी उपकरणों के कार्य क्षमता और उपकरण के रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान किया जाता है। इसलिए आप यहाँ पे कई अलग अलग पैनल को देख सकते हैं। इस पैनल में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल उपकरण को आइसोलेट और विद्युत उपकरणों को अलग अलग करने के लिए, जिसके कारण पूरे पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं यह बिजली आपके घर तक कैसे पहुँचती है। जो इनकमिंग लाइन जीटी ट्रांसफार्मर के थ्रू स्विच यार्ड में आते हैं उसे आपके शहर या गाँव के पावर ग्रिड में भेजने के लिए अलग अलग स्विच यार्ड में वे बने होते हैं। यहाँ पर टोटल 16 वे बने हैं, जिनमें से 2 वे खुद पावर प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया गया है। बचे 14 वे से अलग अलग पावर ग्रिड में लाइन को ट्रांसफर किया जाता है और इसके लिए यहाँ पे कुछ उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ आपको हर वे में 3 कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर और 3 करंट ट्रांसफार्मर तथा 3 लाइटिंग अरेस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसके कुछ मुख्य कार्य ट्रांसमिशन लाइन के लिए जैसे कि कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कार्य स्विच यार्ड में ये है जितना वोल्टेज को
ट्रांसमिट किया जाना है उतना ही ट्रांसमिट होगा। अगर उससे ज्यादा रेशियो में वोल्टेज आ रहा है तो उसे कम करके आपके गांव शहर के ग्रिड में वोल्टेज को भेजना। तो वहीं करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल स्विच यार्ड में इसलिए किया जाता है ताकि हमें यहाँ करंट कितना ट्रांसमिट हो रहा है इसका रेशियो पता चल सके। दोस्तों, लाइटिंग रजिस्टर का प्रयोग पावर प्लांट में पावर ट्रांसफार्मर और स्विच यार्ड में किया जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर और रिएक्टर को ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से बचाता है। अगर लाइन में कोई खराबी है तो यह ओवरलोड करंट या ओवरलोड वोल्टेज को रोक देता है। दोस्तों, इतने प्रोसेस के बाद आपके पावर ग्रिड सब स्टेशन में यहाँ से 400 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाती है। फिर वहाँ से वोल्टेज को कम करके पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेज दिया जाता है। फिर वहाँ भी ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आपके मोहल्ले और कस्बे में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट का सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह बिजली आपके घर तक पावर प्लांट से जनरेशन के बाद पहुँचता है।